हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज पटेल एमएलटी। देखिए, आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पीसीबी को। इसके पहले हमने पीसीबी के पार्ट 1 में जान लिया था उसका इंट्रोडक्शन, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, उसकी नॉर्मल रेंज। ठीक, आज हम जानेंगे पीसीबी की मेथड्स। ठीक, को एस्टिमेट करने के लिए, पीसीबी को एस्टिमेट करने के लिए हम कौन कौन सी मेथड्स का यूज करते हैं, ठीक है, या फिर उसको डिटरमाइन करने के लिए हम किन किन मेथड्स का यूज करते हैं। ठीक, डिटेल से जानेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें एंड पूरी वीडियो देखें ताकि आपको जो वीडियो है तो ये पीसीबी उसमें अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेथड्स मैंने लिख दी हैं। इसके पहले का मैंने सब कुछ बता दिया है, क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले आप उसको जाकर देख लें एक बार, देन उसके बाद इसको देखें ताकि वीडियो जो है पूरा अच्छे से समझ में आ जाए पीसीबी के बारे में, है ना। देखिए, तो मेथड्स के बारे में मैंने लिखा है दो, कि मेथड्स पीसीबी को डिटेक्ट करने के लिए मेथड्स के बारे में हमने यहाँ लिखा है, देयर आर टू मेथड्स आर यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हेमेटोक्रिट या पीसीबी। देखो, जो पीसीबी होता है या हेमेटोक्रिट होता है, इसको एस्टिमेट करने के लिए दो मेथड्स का यूज किया जाता है। ठीक, कौन कौन सी? पहली है मैक्रो हेमेटोक्रिट एंड दूसरी माइक्रो हेमेटोक्रिट। ठीक, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। ठीक, माइक्रो का मतलब स्मॉल, मैक्रो का मतलब लार्ज। तो एक बड़ी मेथड है और एक छोटी मेथड है। ठीक, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, बड़ी और छोटी मेथड है। तो बड़ी मेथड्स में ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, छोटी मेथड में हमें छोटी छोटी मतलब स्मॉल चीज़ों की रिक्वायर पड़ेगी, है ना। तो देखते हैं मैक्रो हेमेटोक्रिट मेथड क्या होती है। ठीक, देखिए मैक्रो हेमेटोक्रिट के अंदर लिखा हुआ है, ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड इन दिस मेथड अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 ml। देखिए, जो मैक्रो हेमेटोक्रिट मेथड होती है, इसका यूज हम पीसीबी को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है, डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, एस्टिमेट करने के लिए करते हैं। तो इसमें के अंदर क्या लिखा है कि ये लार्ज वॉल्यूम में हमको ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जब भी हम पीसीबी को मैक्रो हेमेटोक्रिट मेथड से एस्टिमेट करते हैं, तो मैक्रो हेमेटोक्रिट मेथड से एस्टिमेट करने के लिए हमें ब्लड है जो वो लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है। कितना लार्ज अमाउंट में? लार्ज अमाउंट में मतलब 5, 6, 7 लीटर नहीं, ठीक है ना, लगभग 2 से 4 ml ब्लड हमारे लिए इनफ होता है। ठीक, मैक्रो हेमेटोक्रिट से पीसीबी को रीड आउट एस्टिमेट करने के लिए। ओके, अब हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल, ये इसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम वर्क करता है। ठीक, देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है, एंटीकोगुलेटेड ब्लड इज टेकन इन अ वेंट्रोप ट्यूब, फिल अप द अपर मोस्ट मार्क। द पैक्ड सेल वॉल्यूम या फिर पीसीवी ऑफ द रेड सेल इज डायरेक्टली रीड आउट फ्रॉम द ग्रेजुएशन ट्यूब एज परसेंटेज। देखिए, जो एंटीकोगुलेंट ब्लड होता है उसको हम, एक ट्यूब होती है हमारी वेंट्रोप ट्यूब, उसमें फिल करते हैं उसके अपर मोस्ट मार्क तक, ठीक है। एंड देन जो पीसीवी की वैल्यू रहती है उसको हम उसी विंट्रॉप ट्यूब में दी हुई ग्रेजुएशन मार्किंग की हेल्प से क्या करते हैं, रीड आउट कर लेते हैं परसेंटेज में। ठीक है, इसमें क्या रहता है, यहाँ पर 100 लिखा होता है, यहाँ पर 0 लिखा होता है, ठीक है ना। और ये कैसे लिखा होता है? परसेंटेज में। ऐसे करके इसमें ग्रेजुएशन मार्किंग दी हुई होती है, ठीक है। तो हम विंट्रॉप ट्यूब में पहले ब्लड को फिल करेंगे एकदम अपर मोस्ट मार्क तक, ऊपर वाले मार्क तक, एंड देन उसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो सब हम प्रोसीजर में देखेंगे। ठीक, अभी हमारा बेसिक प्रिंसिपल था कि हम कैसे इसमें डिटरमाइन करेंगे या एस्टिमेट करेंगे पीसीबी को। ओके, तो अब हम चलते हैं प्रोसीजर की ओर इसके। ठीक है, उससे पहले हम इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी देख लें पहले, कि हमको पीसीबी को एस्टिमेट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ओके, गए आप, अब हम जानेंगे रिक्वायरमेंट्स, देख लेते हैं। ठीक, कि रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी पड़ती हैं हमको मैक्रो हेमेटोक्रिट से। जब हम पीसीबी को एस्टिमेट करते हैं तो उस दौरान हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्लड स्पेसिमेन। जब हम मैक्रो हेमेटोक्रिट से पीसीबी को एस्टिमेट करते हैं तो हमें कौन सा ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक, कौन सा कैसा ब्लड चाहिए। देखिए, तो सबसे पहले लिखा है एथाइलिन डायमिन टेट्रा एसिटिक एसिड, मतलब ईडीटीए और डबल ऑक्जिलेट एंटीकोगुलेटेड ब्लड इज यूज्ड इन दिस मेथड। जब हम इस मेथड से, मैक्रो हेमेटोक्रिट मेथड से पीसीबी को एस्टिमेट करते हैं, तब हम या तो ईडीटीए एंटीकोगुलेंट ब्लड का यूज करेंगे या डबल ऑक्जिलेट एंटीकोगुलेटेड ब्लड का यूज करेंगे। ठीक, डबल ऑक्जिलेट कई लोग नहीं जानते हैं, ठीक, काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन आया। तो डबल ऑक्जिलेट भी जो होता है एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट ही होता है, ठीक, जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। ठीक है, तो या तो हम ईडीटी एंटीकोगुलेंट ब्लड का यूज़ करेंगे या फिर डबल ऑक्जिलेट एंटीकोगुलेंट ब्लड का यूज़ करेंगे। ठीक, एंड देन इसके बाद हम देख लेते हैं विंट्रॉप ट्यूब के बारे में। ठीक, विंट्रॉप ट्यूब देखिए इसमें लिखा है, इट इज 110 mm इन लेंथ एंड 2.5 mm इन डायमीटर। द ट्यूब इज ग्रेजुएटेड और मार्केट 0 एट टॉप एंड 100 एट टॉप, ये 100 लिखा है, ठीक है ना, यहाँ पर 100 एट टॉप एंड 0 एट बॉटम फॉर पीसीबी।
ठीक, एंड 100 mm एट बॉटम एंड 0 mm एट टॉप फॉर ESR एस्टिमेशन। ठीक है, देखिए ट्यूब के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम। ट्यूब, जो विंट्रॉप ट्यूब है ये कैसी होती है। ठीक, देखिए जो विंट्रॉप ट्यूब होती है इसकी तो सबसे पहले लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ जो होती है 110 mm होती है। कितनी, 110 mm। ठीक, ये लिखिए इसकी लेंथ। ठीक, एंड इसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी है कि जब हम इसको PCB को एस्टिमेट करते हैं तो इसकी जो मार्किंग रहती है वो 100 ऊपर रहती है एंड 0 नीचे रहती है। ठीक, और बीच बीच में यहाँ पर ऐसे मार्किंग दी हुई होती है। तो ये जो मार्किंग दी हुई होती है इसका यूज हम करते हैं PCB एस्टिमेशन के लिए। किसके लिए, PCB एस्टिमेशन के लिए। ठीक है, PCB एस्टिमेशन के लिए। एंड जो ये ट्यूब होती है इसकी दूसरी तरफ भी मार्किंग होती है। ठीक, इसकी दूसरी तरफ मार्किंग होती है, एक तरफ ऊपर लिखा होता है 0 एंड नीचे लिखा होता है 100। ठीक, तो ये वाली जो मार्किंग दी हुई होती है, ये मार्किंग किसके लिए दी हुई होती है, ये होती है ESR एस्टिमेशन के लिए। ठीक, ESR एस्टिमेशन। आपने ESR एस्टिमेशन पढ़ा होगा उसके बारे में, ESR के बारे में, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब ESR को विंट्रॉप मेथड से एस्टिमेट करते हैं तो वहाँ पर इस विंट्रॉप ट्यूब का भी यूज किया जाता है। ठीक, उसको भी 2 मेथड से एस्टिमेट करते हैं। ठीक, वेस्टर्न गियर मेथड और विंट्रॉप मेथड। तो जब विंट्रॉप मेथड से एस्टिमेट करते हैं तो इसी विंट्रॉप ट्यूब का यूज ESR को एस्टिमेट करने के लिए भी करते हैं और इसी विंट्रॉप ट्यूब का यूज हम PCB को भी एस्टिमेट करने के लिए करते हैं। ठीक, तो जो लिखा है सेंटेंस, ये पूरे सारे सेंटेंस यही लिखें कि ये जो ट्यूब होती है इसकी लेंथ सबसे पहले 110 mm होती है। इसका जो डायमीटर होता है, इसका डायमीटर 2.5 mm का होता है, 2.5 mm का। एंड इसमें 2 ग्रेजुएशन मार्किंग दी हुई होती है, 2 तरफ। ठीक है ना, एक तरफ दी हुई होती है 0 नीचे रहती है, 100 ऊपर रहती है। तो ये वाली जो मार्किंग होती है PCB को एस्टिमेट करने के लिए होती है। एंड दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक ऊपर जो वाला जो हिस्सा रहेगा, टॉप वाला जो पार्ट रहेगा, उसमें 0 रहता है एंड नीचे वाले में बॉटम में जो है 100 मार्क रहता है। तो ये वाला जो ग्रेजुएशन मार्किंग रहती है ये ESR को एस्टिमेट करने के लिए होती है। ठीक है, समझ गए आप। ये वाली है लेकिन MM में होती है। ठीक है ना, ये वाली जो ESR को एस्टिमेट करने के लिए होती है ये MM में ग्रेजुएशन मार्किंग रहती है, और ये जो PCB को एस्टिमेट करने के लिए रहती है ये परसेंटेज में रहती है। ठीक, क्योंकि हम PCB किस में देख रहे थे, परसेंटेज में। हमने इंट्रोडक्शन में जान लिया है। ठीक, आप एक बार उसको देख लीजिएगा इंट्रोडक्शन को जरूर जाकर। ओके, एंड देन उसके बाद देखिए क्या लिखा है, लॉन्ग नेक पोस्चर पिपेट और स्पेशल टाइप ऑफ सिरिंज इज यूज्ड फॉर फिलिंग विंट्रॉप ट्यूब। तो देखिए हम इसमें एक लॉन्ग नेक पोस्चर पिपेट का यूज करेंगे। लॉन्ग नेक पोस्चर पिपेट मतलब ऐसी पिपेट होनी चाहिए जिसकी जो नेक है वो लंबी होनी चाहिए, या फिर एक स्पेशल टाइप की सिरिंज का यूज करेंगे। किस लिए यूज करेंगे ये लॉन्ग नेक पोस्चर पिपेट या फिर सिरिंज का यूज, इसको हम जब विंट्रॉप ट्यूब को फिल करेंगे ब्लड से, तो फिल करने के लिए हम या तो लॉन्ग नेक पोस्चर पिपेट का यूज करेंगे या फिर स्पेशल टाइप की सिरिंज का यूज करेंगे। ठीक है, समझ गए। एंड देन उसके बाद लिखा है सेंट्रीफ्यूज मशीन विथ नॉन स्पीड। एंड देन हमको एक सेंट्रीफ्यूज मशीन की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिसकी स्पीड हमको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब पता होनी चाहिए कि उसकी स्पीड आखिर कितनी है। ठीक, तब तो हम उसको एक स्टैंडर्ड स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज कर पाएंगे, है ना, इंट्रोडक्शन में पढ़े थे ना। ठीक है, अब हम इसके प्रोसीजर के बारे में देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमने अभी देख लिया कि हमको मैक्रो हेमेटोक्रिट से PCB को एस्टिमेट करना होगा तो हमको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि हमको मैक्रो हेमेटोक्रिट जो टेस्ट है PCB को एस्टिमेट करने के लिए उसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उसका प्रोसीजर हम देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो लिखा हुआ है प्रोसीजर में सबसे पहला पॉइंट, मिक्स 0.4 ml ऑफ EDTA विथ 2 ml ब्लड। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लड को कलेक्ट करेंगे। ब्लड को कलेक्ट करने के बाद उसको हम 0.4 ml EDTA में मिक्स करेंगे। ठीक, ब्लड कितना होना चाहिए, 2 ml एंड 0.4 ml हमारा EDTA एंटीकोगुलेंट रहेगा। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फिल द विंट्रॉप ट्यूब अप टू द अपर मोस्ट मार्क विद द हेल्प ऑफ पोस्चर पिपेट और स्पेशल टाइप ऑफ सिरिंज। सबसे पहले हम क्या करिए, ब्लड को कलेक्ट किए थे, 2 ml ब्लड को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, उसको हम 0.4 ml EDTA के साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी विंट्रॉप ट्यूब रहेगी उसको हम अपर मोस्ट मार्क तक पोस्चर पिपेट या फिर सिरिंज की हेल्प से फिल करेंगे। ठीक, फिल कर दिए। एंड देन उसके बाद हम क्या लिखा है, देखिए, फिल द अनदर विंट्रॉप ट्यूब टू बैलेंस फर्स्ट वन। एक और ट्यूब लेंगे विंट्रॉप ट्यूब, उसमें भी हम किसी और दूसरे पेशेंट का जिसका हमें PCB एस्टिमेट करना हो उसका ब्लड भी हम इसमें फिल करेंगे। ठीक है,
और फिर नहीं है तो क्या करेंगे, देखिए, इफ़ द ब्लड सैंपल इज़ नॉट अवेलेबल फिल द ट्यूब विथ वाटर। ठीक, अगर कोई और पेशेंट नहीं है हमारे पास, एक ही पेशेंट होगा तो हम क्या करेंगे, एक ही पर्सन का अगर हमको पीसीबी एस्टिमेट करना है तो एक ट्यूब में हमने विंट्रॉप ट्यूब में उसका सैंपल ले लेना है हमें, एंड जो दूसरी ट्यूब रहेगी उसको हम वाटर से फिल कर देंगे। क्यों करेंगे, ताकि जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज कराएंगे तो ये दूसरे ट्यूब एक दूसरे को बैलेंस कर सकें। ठीक है, आगे वही लिखा है, देखिए, प्लेस द विंट्रॉप ट्यूब इन अपोजिट साइड ऑफ सेंट्रीफ्यूज इन सेंट्रीफ्यूज। जब हम सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रखेंगे दोनों ट्यूब को तो एक दूसरे के अपोजिट साइड रखेंगे। ठीक है, और ताकि क्या हो, जब सेंट्रीफ्यूज मशीन रन करे, घूमे, तो जो ट्यूब है वो बैलेंस हो सके। ठीक, क्योंकि इसके अब एक तरफा रख देंगे और एक तरफ ही रखा रहेगा और तेज़ी से जब सेंट्रीफ्यूज मशीन घूमेगी तो वो डिसबैलेंस हो सकते हैं। इसी के लिए हम एक दूसरी ट्यूब में पेशेंट का, जिस पर्सन का हमको ब्लड में पीसीबी का एस्टिमेट करना था वो कर रहे थे, और नहीं है तो आप वाटर से भी फिल कर सकते हैं। ओके, ताकि बस हमको बैलेंस करना था इसीलिए। ठीक, देन उसके बाद क्या लिखा है, टर्न ऑन द सेंट्रीफ्यूज टू स्लो स्पीड, देन स्लोली इंक्रीज द स्पीड टू 3000 RPM रेगुलेशन में पर मिनट। देखिए, इसके बाद हमको क्या करना है, दोनों ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखना है एंड देन उसकी जो स्पीड है हमको धीरे धीरे इंक्रीज करना है। इंक्रीज करते करते उसको हम 3000 RPM तक इंक्रीज कर देंगे। ठीक, और 3000 RPM पर रोक देंगे और उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। RPM मतलब होता है रेगुलेशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में जो सेंट्रीफ्यूज मशीन रहती है उसकी स्पीड 3000 बार राउंड लगा सके। ठीक, एक मिनट में 3000 बार राउंड लगा लेना ही कहलाता है। ठीक, देन उसके बाद क्या लिखा, सेंट्रीफ्यूज फॉर 30 मिनट्स एट 3000 RPM। आफ्टर 30 मिनट्स स्विच ऑफ द सेंट्रीफ्यूज एंड अलाउड टू स्टॉप बाय इटसेल्फ। 30 मिनट तक जब वो सेंट्रीफ्यूज हो जाए उसके बाद हमको जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है उसको ऑफ कर देना है, उसको बटन, उसकी जो स्विच रहेगी उसको ऑफ करना है। एंड देन जब वो थोड़ा उसकी स्पीड लो हो जाए तो हमको क्या करना है, उसको हम स्वयं से ही ऐसे पकड़ कर रोक सकते हैं। ठीक, देन उसके बाद क्या लिखा है, टेक आउट द विंट्रॉप ट्यूब एंड रीड पीसीबी डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ ग्रेजुएशन मार्किंग गिवन ऑन द विंट्रॉप ट्यूब। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उस सेंट्रीफ्यूज मशीन से हम पीसीबी ट्यूब को उठाएंगे एंड उसमें जो ग्रेजुएशन मार्किंग रहती है उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो पीसीबी रहेगा उसको हम डायरेक्टली रीड आउट कर लेंगे। ठीक, समझे, एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले हमको ब्लड को कलेक्ट करना है, कलेक्ट करने के बाद 0.4 ml EDTA में हमको 2 माइक्रोलीटर ब्लड को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम तुरंत क्या करेंगे, उस ब्लड को, हमारी जो विंट्रॉप ट्यूब रहेगी उसको उसमें फिल करना है। किसको, ब्लड को, कहाँ, उसके अपर मोस्ट मार्क तक। फिल किसकी हेल्प से करेंगे, पॉजिटिव पिपेट या फिर सिरिंज की हेल्प से। फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, एक और ट्यूब लेंगे, उस दूसरी ट्यूब में हम किसी और का पीसीबी उनको एस्टिमेट करना हो तो उसको सैंपल रखेंगे, और नहीं है, एक ही पर्सन है पीसीबी एस्टिमेट करना है तो हम क्या करेंगे, उस दूसरी ट्यूब को हम वाटर से फिल करेंगे। ये हमको इसलिए करना है ताकि जब हम सेंट्रीफ्यूज करें तो जो ये ट्यूब है ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकें। ठीक, फिर उसके बाद जब हम फिल कर लेंगे देन हम दोनों ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज मशीन के एक दूसरे के अपोजिट साइड ऐसे रखेंगे। ठीक है ना, अपोजिट साइड रखना है एक दूसरे के आमने सामने, एंड देन सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है उसको ऑन करना है। सेंट्रीफ्यूज मशीन ऑन करेंगे तो उसको हम स्लोली ऑन करेंगे एंड देन जैसे वो रन करने लगे तो उसकी स्पीड जो है उसको हम इंक्रीज करके 3000 RPM तक कर देंगे। 3000 RPM में करने के बाद हमको उसको क्या करना है, एक फिक्स टाइम के लिए उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। कितने टाइम के लिए, 30 मिनट्स के लिए। ठीक, 3000 RPM पर 30 मिनट्स के लिए सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जब 30 मिनट हो जाए तो हमको सेंट्रीफ्यूज मशीन का जो स्विच है उसको ऑफ करना है एंड देन मशीन को स्टॉप करना है। जब मशीन बंद हो जाए तो उससे हमको क्या करना है, विंट्रॉप ट्यूब को उठाना है और विंट्रॉप ट्यूब में जो ग्रेजुएशन मार्किंग दी हुई है हम उसी की हेल्प से डायरेक्टली हम पीसीबी को एस्टिमेट कर लेंगे। जब ये सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा तो आपको इसमें मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में ही कि इसमें आपको थ्री लेयर्स दिखेंगी। ठीक है, नीचे आरबीसी सेटल डाउन दिखेंगी, क्या दिखेंगी, आरबीसी सेल्स, बीच में आपको दिखेगा बफी कोट। ठीक है, क्या दिखेगा, बफी कोट, और जो अपर वाला पार्ट रहेगा इसमें आपको प्लाज्मा दिखेगा। क्या दिखेगा, प्लाज्मा। तो जो नीचे आरबीसी सेटल डाउन हो रही हैं उनको आपको क्या करना है, एस्टिमेट कर लेना है। आप देखेंगे ट्यूब में आपको शो होगा कि आरबीसी रेड कलर की नीचे सेटल डाउन हुई है, वो जहाँ तक सेटल डाउन हुई होंगी उतने % आपका पीसीबी जो है वो आ जाएगा। ठीक, डायरेक्टली आप उसके रिजल्ट को रीड आउट कर सकते हैं। ओके, इतना आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो इसको एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा इस प्रोसीजर को। ओके, देखिए, तो यहाँ तक आपको आई होप कि माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड जो है समझ में आ गई होगी। बड़ी मेथड आपको समझ में आ गई। अब हम माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड के बारे में जानेंगे। ठीक, कि माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड जो है उसमें हम कैसे उसकी हेल्प से पीसीबी को एस्टिमेट करेंगे। ठीक,
तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं सबसे पहले कि ये क्या होती है। देखिए इसके अंदर हमने लिखा हुआ है, दिस मेथड रिक्वायर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड 2 to 3 ड्रॉप्स ओनली, द ब्लड कैन बी ऑब्टेन बाय फिंगर पंक्चर। देखिए जो माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड होती है, मैंने बताया था कि ये छोटी मेथड है, ठीक है, माइक्रो से ही समझ में आ रहा है, स्मॉल मेथड है ना, स्मॉल। तो ये जो छोटी मेथड होती है इसमें हमको जो ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम अमाउंट में होती है, अप्रोक्सीमेटली लगभग 2 से 3 ड्रॉप जो ब्लड है वो हमको इनफ है, ठीक, पर्याप्त है इस मेथड से पीसीबी को एस्टिमेट करने के लिए, ठीक। और इस जो सैंपल जो है 2 से 3 ड्रॉप, इसको हम फिंगर पंचर करके भी ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में ब्लड चाहिए, ठीक। तो कम अमाउंट में ब्लड चाहिए जिसको हम फिंगर पंचर करके भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक। इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है, एंटीकोगुलेटेड ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज इन अ सील्ड कैपिलरी ट्यूब, देन पीसीबी इज डिटरमाइंड बाय अ स्पेशल हेमेटोक्रिट रीडर। इसके अंदर देखिए लिखा हुआ है कि एंटीकोगुलेंट ब्लड जो होता है उसको हम एक सील्ड कैपिलरी ट्यूब के अंदर फिल करते हैं, एंड देन उसके बाद उसको रीड आउट करने के लिए हम स्पेशल कार्ड रीडर का यूज करते हैं। देखिए ये जो ट्यूब रहती है कैपिलरी ट्यूब, इस कैपिलरी ट्यूब में हम एंटीकोगुलेंट ब्लड को फिल करते हैं, फिल करने के बाद हम इसको दोनों तरफ से बंद कर देते हैं, सील कर देते हैं, ठीक। सील करने के बाद क्या करते हैं, इस ट्यूब को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, इसको भी सेंट्रीफ्यूज करना है, ठीक है वही, लेकिन इसमें लिखा नहीं हुआ है प्रिंसिपल पे, प्रोसीजर में हम जानेंगे कि कैसे कब करेंगे इस, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूज करना है, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद अब क्या है, ये प्लेन ट्यूब रहती है, इसमें क्या है, ग्रेजुएशन मार्किंग नहीं दी हुई होती है, ठीक है ना। तो इसको हम रीड आउट करने के लिए, इससे हम पीसीबी को रीड आउट करने के लिए हम एक रीडर का यूज करते हैं जिसका नाम है हेमेटोक्रिट रीडर, ठीक। आप इमेज में साइड में देख सकते हैं कि कैसे होता है हेमेटोक्रिट रीडर, ठीक। कुछ इस प्रकार से ही इमेज में भी दिख रहा होगा आपको कि हेमेटोक्रिट रीडर जो है कुछ इस प्रकार से रहता है, एंड जो हमारी ट्यूब है हम इसको इस कार्ड रीडर के ऊपर रखते हैं, एंड इसकी हेल्प से, इसमें जो परसेंटेज दिया हुआ होता है उसकी हेल्प से हम जो पीसीबी है उसको रीड आउट कर लेते हैं, ठीक। इसके ऊपर रखने के बाद जब इसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं, प्रॉपर प्रोसीजर हम बताएंगे अभी कैसे करना है उसके बाद, ठीक, प्रोसीजर करने के बाद। देन उसके बाद रिक्वायरमेंट्स में देखिए सबसे पहले हमने लिखा है ब्लड स्पेसिमेन। ब्लड स्पेसिमेन कैसा ब्लड चाहिए हमको, तो देखिए इसमें लिखा है ब्लड फ्रॉम फिंगर पंचर मे बी यूज और ईडीटीए और डबल ऑक्जिलेट वीनस ब्लड कैन ऑल्सो बी यूज, ठीक। तो देखिए जब हम पीसीबी को माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड से एस्टिमेट करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, तो उसके लिए हम ब्लड जो है फिंगर पंचर करके भी ले सकते हैं, या फिर हम हमारा जो ब्लड है उसको हम वेन से कलेक्ट करने के बाद ईडीटीए में मिक्स करने के बाद, या फिर डबल ऑक्जिलेट जो एंटीकोगुलेंट ब्लड रहता है उसमें मिक्स करने के बाद वो वाला ब्लड भी ले सकते हैं, ठीक। मतलब ईडीटीए एंटीकोगुलेंट ब्लड भी यूज कर सकते हैं, डबल ऑक्जिलेट एंटीकोगुलेंट ब्लड भी यूज कर सकते हैं, और जो ब्लड हम फिंगर से कलेक्ट करते हैं उसको भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक। तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि फिंगर से ब्लड कलेक्ट करेंगे उसको एंटीकोगुलेंट में मिक्स नहीं करेंगे तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, नहीं होगा, बताते हैं क्यों नहीं होगा आगे, ठीक, प्रोसीजर में। ओके, तो देखिए अभी तक हमने माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड का इंट्रोडक्शन देख लिया, वो क्या होता है, ठीक। और उसकी रिक्वायरमेंट पे हम एक रिक्वायरमेंट जो हमको ब्लड स्पेसिमेन की रहती है उसको भी जान लिया, ठीक। अब उस कुछ और चीज़ें हैं जो हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिनकी पीसीबी को एस्टिमेट करने के लिए, ठीक। देखते हैं कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले है कैपिलरी ट्यूब यहाँ पर, ठीक। तो इसके अंदर देखिए लिखा क्या है, यूज प्लेन कैपिलरी ट्यूब फॉर एंटीकोगुलेटेड वीनस ब्लड, ठीक, एंड यूज हेपेरिनाइज्ड कैपिलरी ट्यूब कोटेड विथ हेपेरिन इंटरनली फॉर ब्लड ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिंगर पंक्चर, ठीक है। यहाँ पर फिंगर नहीं लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, फिंगर पंक्चर। द कैपिलरी ट्यूब इज अप्रोक्सीमेटली 75 mm इन लेंथ। देखिए सिंपल सा है, समझना इस बात को, ठीक। ये जो पूरा सेंटेंस है इसको समझना कैसे है। देखिए एक हमारे पास प्लेन कैपिलरी ट्यूब रहती है, प्लेन कैपिलरी ट्यूब, ठीक, प्लेन कैपिलरी ट्यूब। प्लेन कैपिलरी ट्यूब का मतलब ऐसी कैपिलरी ट्यूब, ना तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का एंटीकोगुलेंट रहता है, ना ही इसमें किसी भी प्रकार की ग्रेजुएशन मार्किंग होती है, ठीक, एकदम प्लेन रहती है, सिंपल सी रहती है, और दोनों तरफ से ओपन भी रहती है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, लेंथ इसकी 75 mm, 75 mm इसकी लेंथ रहती है, ठीक। तो जब हम प्लेन कैपिलरी ट्यूब का यूज करेंगे तो इसमें जो हम ब्लड फेल कर रहे होंगे तो वो ब्लड कैसा होना चाहिए, एंटीकोगुलेटेड ब्लड होना चाहिए, ठीक। उसमें केमिकल मिला हुआ होना चाहिए, कौन सा केमिकल हमारा, या तो ईडीटीए होना चाहिए या फिर डबल ऑक्जिलेट होना चाहिए, जिससे कि ब्लड जो है इसमें जब हम फिल करें तो ब्लड इसके अंदर फिल करने के बाद ये क्लॉट ना हो,
बात को समझे। जब हम वेन से ब्लड को कलेक्ट करेंगे तो कलेक्ट करने के बाद उसको हम इमीडिएटली सबसे पहले एंटी ईडीटी एंटीकोगुलेंट में मिक्स करेंगे जिससे ब्लड क्लॉट ना हो, एंड देन उसके बाद हम इसमें फिल करेंगे। ठीक, अब आप सोचेंगे कि दोनों तरफ से ओपन रहती है तो फिल कैसे करते हैं, आगे अभी बताएंगे प्रोसीजर में, ठीक है ना। अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अभी यहाँ पर समझना है। ठीक, एंड देन उसके बाद एक और ट्यूब हमारे पास रहती है, ये भी दोनों तरफ से ओपन ही रहती है। ठीक, इसका नाम है हेपेरिनाइज कैपिलरी ट्यूब। अब देखिए ये कैसी ट्यूब होती है, ये एक ऐसी ट्यूब होती है, इसका ये भी कैपिलरी ट्यूब ही है। ठीक, लेकिन इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर अंदर की तरफ यहाँ पर एक एंटीकोगुलेंट मिला होता है। कौन सा एंटीकोगुलेंट? हेपेरिन। आपने सुना होगा हेपेरिन नाम का एक एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है ना। ये हेपेरिन एंटीकोगुलेंट क्या करता है? ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। अब आप सोचेंगे जब हम ईडीटी एंटीकोगुलेंट ब्लड ही ले रहे थे तो फिर हमको हेपेरिन वाली ट्यूब क्यों यूज करना? तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है हेपेरिनाइज कैपिलरी ट्यूब फॉर ब्लड ऑब्टेन फ्रॉम फिंगर पंचर। जब आप वेन से ब्लड ले रहे हैं, ठीक, वेन से डायरेक्ट ब्लड कलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले उसको ईडीटी में डालेंगे, उसके बाद आप इस प्लेन कैपिलरी ट्यूब में डालेंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। लेकिन आप सोचिए कि जब आप फिंगर पंक्चर करके ब्लड लेंगे फिंगर से और डायरेक्ट उसको अगर आप प्लेन कैपिलरी ट्यूब में फिल करेंगे तो क्या होगा? फिल करने के बाद इसमें किसी भी प्रकार का एंटीकोगुलेंट ना होने की वजह से जब आप इसमें फिल कर देंगे तो ब्लड जो है बीच बीच में क्लॉट हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें एंटीकोगुलेंट नहीं है। इसके लिए हम इस प्लेन कैपिलरी ट्यूब का यूज ना करके हम हेपेरिनाइज कैपिलरी ट्यूब का यूज करेंगे। ठीक, कौन सी ट्यूब का? हेपेरिनाइज ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब का। जब हम फिंगर पंक्चर करके ब्लड ऑब्टेन करेंगे तो वहाँ पर हम हेपेरिनाइज कैपिलरी ट्यूब का यूज करेंगे। ठीक, ताकि जब हम ब्लड को फिल कर रहे हों तो ब्लड इसके अंदर जाने के बाद हेपेरिन के साथ अच्छे से मिक्स हो सके और मिक्स होने के बाद ये ब्लड इसमें प्रॉपर इसमें भरा रहे, ठीक है ना। क्या है, नहीं तो अगर इसमें एंटीकोगुलेंट नहीं होगा तो ब्लड जाकर क्लॉट हो जाए। तो क्लॉट ना हो इसके लिए हम हेपेरिनाइज कैपिलरी ट्यूब का यूज करेंगे। कब? जब हम फिंगर पंक्चर करके ब्लड लेंगे। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग सैंपल के लिए अलग अलग ट्यूब का यूज करेंगे। एंटीकोगुलेंट ब्लड रहेगा तो प्लेन कैपिलरी ट्यूब, और प्लेन ब्लड रहेगा डायरेक्ट फिंगर से लेंगे तो हम हेपेरिनाइज कैपिलरी ट्यूब का यूज करेंगे, समझे। और इसकी लेंथ मैंने बता दी 75 mm की रहती है। ओके, एंड देन अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है हमारा, माइक्रो हेमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज। देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज, इट हैज़ स्पीड अबाउट 15,000 RPM। RPM मतलब रेगुलेशन पर मिनट। ये देखिए एक स्पेशल टाइप का सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, एक ऐसी सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है जिसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है। जो जनरली हमारे लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं सेंट्रीफ्यूज या पैथोलॉजी में, तो उनकी स्पीड लगभग 1500 से 3000 RPM तक होती है। ठीक, लेकिन ये जो सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज कर रहे हैं हम माइक्रो हेमेटोक्रिट से PCV को रीड आउट करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए, इस सेंट्रीफ्यूज की स्पीड रहती है 15,000 RPM। 15,000 RPM मतलब 1 मिनट में ये 15,000 बार राउंड लगा देता है, 15,000 बार। ठीक, ये इसीलिए हम इसको स्पेशल टाइप का सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। ठीक, एंड देन उसके बाद क्या लिखा है, हेमेटोक्रिट कार्ड रीडर। ठीक, हेमेटोक्रिट रीडर में देखना क्या लिखा है, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ रीडर यूज्ड फॉर रीडिंग SCT मतलब हेमेटोक्रिट, या फिर PC मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक, बट हेमेटोक्रिट कार्ड रीडर आज कॉमनली यूज्ड फॉर PCV रीडिंग। देखिए हमारे लेबोरेटरी में बहुत प्रकार के जो रीडर रहते हैं वो अवेलेबल रहते हैं, ठीक, PCV या हेमेटोक्रिट को रीड आउट करने के लिए। लेकिन जो जनरली लेबोरेटरी में यूज किए जाने वाला रीडर रहता है उसे हम कहते हैं हेमेटोक्रिट कार्ड रीडर, और ये इजीली अवेलेबल भी होता है हर लैब में। ठीक, तो इसलिए हम मोस्ट कॉमनली किसका यूज़ करते हैं, हेमेटोक्रिट कार्ड रीडर का। मैंने बता दिया ये किस लिए करेंगे, जब हम हमारा जो PCV का एस्टिमेशन की जो पूरे प्रोसीजर जब परफॉर्म हम कर लेंगे तो उसके बाद जब हमको PCV को रीड आउट करना होगा इस कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से, तब हम हेमेटोक्रिट कार्ड रीडर का यूज करेंगे। आगे प्रोसीजर में आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। ठीक, अभी क्या है थोड़ा सा प्रोसीजर पूरा नहीं बता रहे हैं इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, प्रोसीजर में अभी समझेंगे। ठीक, एंड देन उसके बाद क्या लिखा है, क्ले मतलब मिट्टी होता है ना, और कोई दूसरी क्ले नहीं, मिट्टी है, चिकनी वाली मिट्टी एकदम। ठीक, इसका यूज क्या लिखा है, दिस इज यूज टू सील द एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब। वही है, मैंने बताया था कि ये दोनों तरफ से ओपन रहती है, ठीक है ना, और इसमें ब्लड फिल करेंगे तो ऐसे में गिर जाएगा, तो इसलिए ब्लड फिल करने के बाद इसको हम दोनों तरफ से क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। किसकी हेल्प से, क्ले की हेल्प से। ठीक, ताकि ब्लड जो है वो बाहर ना निकले। ओके, समझे यहाँ तक। अब हम देखेंगे इसका प्रोसीजर कि माइक्रो हेमेटोक्रिट से PCV को एस्टिमेट करने के लिए हम कैसे इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। ओके,
ओके, तो देखिए हमने यहाँ तक सारी रिक्वायरमेंट देख ली कि हमको माइक्रो हेमेटोक्रिट से पीसीबी को एस्टिमेट करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि ये जो टेस्ट होता है इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है, पैथोलॉजी में, कहीं भी का मतलब लैब में या सिर्फ पैथोलॉजी में, ठीक, अपने घर में नहीं कर सकते इसको। ठीक, तो देखिए प्रोसीजर में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ द ब्लड सैंपल इनटू एप्रोप्रिएटेड कैपिलरी ट्यूब विद कैपिलरी एक्शन। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्लड रहेगा उसको हम कैपिलरी ट्यूब में फिल करेंगे। कैसे? कैपिलरी एक्शन के थ्रू। इसके लिए हम किसी पिपेट का यूज नहीं करते हैं, ठीक, ना ही सिरिंज का यूज करते हैं। ठीक, डायरेक्टली जैसे इसमें अगर ब्लड भरा होगा इस ट्यूब में, तो हम इस कैपिलरी ट्यूब को उठाएंगे और इसमें ऐसे टच करेंगे। ठीक, जैसे ही टच करेंगे तो इस कैपिलरी ट्यूब में कैपिलरी एक्शन के द्वारा अपने आप ब्लड ऊपर की तरफ फिल हो जाता है, क्योंकि ये दोनों तरफ से ओपन रहती है। ठीक है, इसमें कैपिलरी एक्शन होता है, ये फिजिक्स का एक फिनोमिना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या लिखा है, यूज प्लेन ट्यूब फॉर एंटीकोगुलेटेड ब्लड एंड हेपेरिनाइज ट्यूब फॉर प्लेन ब्लड। मैंने वही बताया था कि जब हम प्लेन ब्लड लेंगे, प्लेन ब्लड मतलब फिंगर पंक्चर करके ब्लड लेंगे, तो हम हेपेरिनाइज्ड कैपिलरी ट्यूब का यूज करेंगे। ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है, यूज प्लेन फॉर, हाँ ये लिखा है, ठीक है ना। प्लेन ब्लड लेंगे तो हम हेपेरिनाइज्ड कैपिलरी ट्यूब का यूज करेंगे। ठीक, जैसे हम फिंगर पंक्चर करके ले रहे हैं, तो जब भी हम फिंगर पंक्चर करके ब्लड लेंगे तो हम यहाँ पर यहाँ पर ये जो ट्यूब यूज़ करेंगे ये हेपेरिनाइज्ड कैपिलरी ट्यूब होनी चाहिए। उसको हम डायरेक्टली सबसे पहले क्या करेंगे, उसका फर्स्ट ड्रॉप क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद उसको टच करेंगे ड्रॉप में, तो ब्लड जो है अपने आप फिल हो जाएगा। ठीक, एंड जब हम एंटीकोगुलेंट ब्लड का यूज करेंगे, तो एंटीकोगुलेंट ब्लड के लिए हम कौन सी ट्यूब यूज करेंगे, प्लेन ट्यूब। ठीक, अब प्लेन ब्लड है तो हेपेरिनाइज्ड ट्यूब। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इन केस ऑफ फिंगर पंक्चर द ब्लड शुड फ्लो फ्रीली विद लिटिल प्रेशर। जब भी हम फिंगर पंक्चर करके अगर ब्लड सैंपल हम ले रहे हों तो उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फिंगर को प्रेस करेंगे। ठीक, ताकि ब्लड जो है बाहर की तरफ आए। ठीक, फिर उसके बाद प्रेस करने के बाद क्या लिखा है, नाउ वाइप ऑफ द फर्स्ट ड्रॉप एंड देन कलेक्ट द ब्लड स्पेसिमेन इन अ हेपेरिनाइज्ड कैपिलरी ट्यूब। वही बात है कि जब हम इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद इसका जो फर्स्ट ड्रॉप रहेगा उसको क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद वाइप ऑफ मतलब होता है क्लीन करना ही, ठीक है ना, पोंछ देना। ठीक है, उसके बाद जो इसकी सेकेंड ड्रॉप रहेगी उसको हम हमारी हेपेरिनाइज्ड कैपिलरी ट्यूब के अंदर फिल करेंगे। हेपेरिनाइज्ड कैपिलरी ट्यूब के अंदर फिल करेंगे तो ये ब्लड जो है हेपेरिन के अंदर मतलब कैपिलरी ट्यूब के अंदर जाने के बाद हेपेरिन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, जो हेपेरिन उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर कोटेड रहता है। ठीक, देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सील बोथ द एंड पार्ट्स ऑफ कैपिलरी ट्यूब विद द हेल्प ऑफ क्ले और वैक्स और अल्टीमेटली बाय हीटिंग द सीलिंग शुड बी 2 mm डीप। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब इस कैपिलरी ट्यूब में हम ब्लड ऐसे फिल कर लिए, फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो ट्यूब रहेगी उसको दोनों तरफ से सील करेंगे, क्लोज करेंगे। कैसे सील करेंगे, हम या तो मिट्टी का यूज करेंगे, क्ले का यूज करेंगे या फिर वैक्स का यूज करेंगे। ठीक, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे अगर क्ले का यूज कर रहे हैं तो उसके बाद हम उसको मतलब उसकी जो ये देखो, एक मिनट में आपको यहाँ सब डायग्राम बना के समझा देता हूँ। ठीक, ऐसे कैपिलरी ट्यूब रहेगी। ठीक, तो इसके दोनों पार्ट्स को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। किसकी हेल्प से, क्ले की हेल्प से या फिर वैक्स की हेल्प से। क्ले की हेल्प से क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम हीट करवाएंगे। ठीक, हीट करवाएंगे तो क्या होगा, ये क्ले है जो सूख जाएगी हल्की हल्की और पूरी तरह से इसको क्लोज कर देगी। और इसकी जो डीप रहेगी, ये गहराई रहेगी मिट्टी की, वो 2 mm होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2 mm डीप तक, अंदर तक हम इसको क्लोज करेंगे। ठीक, क्लोज मतलब वही हो गया हमारा बात, सील करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लेस 2 SCT मतलब हेमेटोक्रिट ट्यूब इन द सेंट्रीफ्यूज एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। उसके बाद हम करने के बाद हम क्या करेंगे, 2 हेमेटोक्रिट ट्यूब का यूज करेंगे। ठीक है, 2 हेमेटोक्रिट ट्यूब किसके लिए, यहाँ पर भी हम जो दूसरी ट्यूब रहेगी उसको बैलेंस करने के लिए करेंगे। ठीक, जो हमारी फर्स्ट वाली ट्यूब रहेगी इसके जस्ट सामने हम एक और कैपिलरी ट्यूब रख देंगे सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर। ठीक है, ताकि जब ये राउंड घूमे रन करे तो दोनों ट्यूब बैलेंस हो सकें। ठीक है, और एक दूसरे के आमने सामने रखना है। ठीक है, लिखा है ना, एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, देन इसके बाद क्या लिखा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कैपिलरी ट्यूब हैव एग्जैक्टली अमाउंट ऑफ लेवल। इफ देयर इज नो फिल्ड कैपिलरी ट्यूब टू बैलेंस वी कैन यूज एन एम्पटी कैपिलरी ट्यूब। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, जब इन एक दूसरे के सामने रख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम इसको सेम अमाउंट में इसमें भी ब्लड भरें। हम जब वहाँ वेंट्रॉप ट्यूब में देख रहे थे तो क्या कर रहे थे, दोनों ट्यूब में हम ब्लड भर रहे थे, या फिर एक जो अनदर ट्यूब थी उसमें हम वाटर फिल कर रहे थे। यहाँ पर हम
वाटर कुछ नहीं भरेंगे, ठीक है। अगर हमको किसी और पेशेंट का नहीं करना है, एक ही पेशेंट करना है, तो एक तरफ हम कैपिलरी ट्यूब रखेंगे और दूसरी तरफ हम हमारा जो स्पेसिमेन वाली कैपिलरी ट्यूब रहेगी, जिसमें स्पेसिमेन हमारा भरा हुआ रहेगा, उसको रखेंगे, ठीक। वो बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब बहुत ज़्यादा छोटी होती है, ठीक, उसका वेट भी बहुत कम होता है, तो वो बैलेंस कर लेती है एक दूसरे को, ठीक। लेकिन विंट्रॉप ट्यूब थोड़ा बड़ी बड़ी ट्यूब हो जाती हैं, उनका वेट भी ज़्यादा हो जाता है, और उसके अंदर जब हम सैंपल भी और ज़्यादा अमाउंट में रख रहे थे तो वो डिसबैलेंस हो रही थी, तो इसीलिए वहाँ पर वाटर भरना ज़रूरी था। यहाँ पर अगर हमारे पास सैंपल नहीं है तो हम एम्प्टी मतलब खाली ट्यूब भी रख सकते हैं, ठीक, बिना वाटर फिल किए हुए। उसके बाद क्या लिखा है, देन सेंट्रीफ्यूज द ट्यूब एट 15,000 RPM फॉर 15 मिनट्स 15 मिनट्स, ठीक। एंड देन इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्यूब रहेंगे, इनको हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखेंगे। रखने के बाद इसको हम 15,000 RPM पर कितने मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ठीक है, समझे। इसके 3-4 पॉइंट और हैं, तो उसको हम नेक्स्ट अभी बताते हैं, ठीक। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले आपको 15,000 RPM पर 15 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करना है, ठीक। एंड देन उसके बाद देखो क्या करना है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, आफ्टर 15 मिनट्स रिमूव कैपिलरी ट्यूब फ्रॉम सेंट्रीफ्यूज मशीन, इट विल शो 3 लेयर, टॉप लेयर इज ऑफ प्लाज्मा, मिडिल लेयर इज थिन क्रीमी वाइट इन कलर and is known as buffy coat. It contains WBC cells and platelets and the last layer is the column of RBC cells, ठीक। जब 15 मिनट तक आप सेंट्रीफ्यूज कर लें तो सेंट्रीफ्यूज मशीन से आपको क्या करना है, कैपिलरी ट्यूब को निकाल लेना है। 2 कैपिलरी ट्यूब अगर आपने सेंट्रीफ्यूज की थी तो दोनों को, या फिर एक किए थे तो एक को, ठीक है। जब आप इसमें देखेंगे, ये सीलिंग है 2 mm डीप तक हमने सील किया था ना, वही बना रहे हैं, ठीक। जब आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या दिखेगा, 3 लेयर्स होंगी। कितनी लेयर, 3 लेयर, ठीक है। अभी बता रहे हैं कौन सी लेयर क्या है, ठीक। 3 लेयर दिखेंगी। सबसे टॉप वाली लेयर में आपको क्या दिखेगा, प्लाज्मा, क्या दिखेगा, प्लाज्मा। देन क्या लिखा है, मिडिल लेयर इज थिन क्रीमी वाइट इन कलर, जो मिडिल वाली लेयर रहेगी ये आपको वाइट कलर की कुछ दिखेगी, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, बफी कोट कहते हैं। और इस बफी कोट में क्या रिप्रेजेंट रहते हैं, हमारे WBC सेल्स एंड प्लेटलेट्स। WBC वाइट ब्लड सेल्स तो वाइट कलर की रहती हैं, प्लेटलेट्स भी कुछ वाइट कलर की ही रहती हैं, है ना, तो इसलिए ये क्रीम कलर का इसका आपको दिखेगा कलर, ठीक। और जिसे हम क्या कहते हैं, बफी कोट कहते हैं, बफी कोट, जिसमें क्या कंटेन रहती हैं हमारी WBC सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है ना। एंड ये जो लास्ट वाला पार्ट दिखेगा, इसमें आपको RBC सेल्स की एक कॉलम दिखाई देगी, लिखा है ना, क्या लिखा है, द लास्ट लेयर इज द कॉलम ऑफ RBCs, रेड ब्लड सेल्स इसमें आपको दिखेंगी, ठीक, रेड ब्लड सेल्स दिखेंगी। तो ये तो यहाँ तक तो हमने प्रोसीजर परफॉर्म पूरा कर लिया, ठीक। अब इसकी रिजल्ट की बात आई तो रिजल्ट कैसे देखेंगे, तो देखो ये जो कैपिलरी ट्यूब थी इनमें ग्रेजुएशन मार्किंग नहीं थी, ठीक। चाहे आप कैपिलरी ट्यूब लिए हों चाहे पेरिनाइज कैपिलरी ट्यूब लिए हों, दोनों में ग्रेजुएशन मार्किंग नहीं हुई होती है, ठीक। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको एक रीडर आता है, जो इमेज में आप देख ही रहे हैं ऊपर, उस हेमाटोक्रिट कार्ड रीडर को आप क्या करिए, उसमें ऐसे लाइनिंग रहती हैं, ठीक है, ऐसे, और यहाँ परसेंटेज में इसकी वैल्यू लिखी होती है, ठीक है ना। उसके ऊपर इस ट्यूब को आप रख दीजिए, यहाँ पर ट्यूब को रख देंगे तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी RBC कहाँ तक सेटल डाउन हुई है, ठीक, कहाँ तक पैकिंग हुई है RBC सेल्स की। जहाँ तक पैकिंग हुई होगी उसके सामने वाला परसेंटेज आपका वैल्यू रहेगा, ठीक, वो PCV की वैल्यू रहेगी। लिखा भी है, नाउ यूज द SCT या PCV कार्ड रीडर फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ SCT और PCV, ठीक। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको ये दोनों मेथड्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेथड्स प्रॉपर्ली समझ में आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे और भी ऐसे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। ओके, एंड यहाँ तक अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।